नमस्कार, मैं सुमन श्रीवास्तव आर्य कन्या इंटर कॉलेज झांसी की प्रधानाचार्य हूं। आज मैं यूपी बोर्ड विषय अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत पर परिचर्चा करूंगी। बच्चों, ये जो हमारा आज का विषय है ये बाजार से संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बाजार क्या है। बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहां विनिमय की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर हम थोड़ा सा विस्तार में जाएं तो बाजार एक संगठित रूप भी होता है और बाजार असंगठित रूप भी होता है। एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक से अनेक व्यक्ति लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं या विनिमय के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग बाहर बाजार में जाते हैं, तमाम दुकानें दिखाई देती हैं, तमाम सामान बिकते हुए दिखाई देते हैं और हम जाते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार वस्तु को खरीद लेते हैं। इसी प्रकार हम घर बैठे भी मार्केटिंग करते हैं। कैसे? हाँ, ऑनलाइन के द्वारा हम करते हैं। हम घर बैठे क्रय विक्रय अपने विक्रेता बना लेते हैं, अपने क्रेता बना लेते हैं और इस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है बच्चों जिसमें मुख्य शब्द आता है विनिमय, लेन देन, और ये लेन देन की प्रक्रिया बाजार को परिभाषित करती है। इसी बाजार को अर्थशास्त्रियों ने कई वर्गों में विभाजित किया, समय के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, इत्यादि इत्यादि आधारों पर। लेकिन मुख्य रूप से बाजार को अर्थशास्त्रियों ने 4 रूपों में बांटा, यानी विभाजित किया। तो बाजार के मुख्य रूप से 4 रूप सामने आए। पहला, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और दूसरा एकाधिकार बाजार, तीसरा अल्पाधिकार बाजार और चौथा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बच्चों, आज हम इस बाजार पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को ही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी कहते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में पूर्ण प्रतिस्पर्धा आ जाता है, तो कभी कभी पूर्ण प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आपको यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा आता है तो भी वही उत्तर देना है और पूर्ण प्रतियोगिता आता है तो भी उत्तर देना है। आपको पता है कि यूपी बोर्ड में अंग्रेजी वर्जन भी लिखा हुआ होता है। आप अगर यदि संदेह में हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं इंग्लिश वर्जन देख करके, और आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमको क्या उत्तर लिखना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। तो बच्चों, हम ये जानेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है क्या। जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट हो रहा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी पूरी तरह से कंपटीशन, पूरी तरह से प्रतियोगिता जहां हो। ये शब्द स्पष्ट करता है कि प्रतियोगिता कहां होगी, जहां
एक से अनेक व्यक्ति होंगे, मतलब व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक होगी, क्रेता और विक्रेता ज्यादा होंगे। जब ज्यादा व्यक्ति होंगे तभी कंपटीशन या प्रतियोगिता का प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले यहां एक पहली विशेषता क्या हमें नजर आती है कि यहां क्रेता और विक्रेता की संख्या अत्यधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पहली विशेषता क्या होती है बच्चों, कि इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या विशेषता हो ताकि उसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाए, तो हम कह सकते हैं पहली विशेषता क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस बाजार में जितनी भी वस्तुएं होंगी वो एक जैसी होंगी, एक आकार की होंगी, एक रंग की होंगी, तो समरूप समान रूप होंगे उन वस्तुओं के। तो जितने भी फर्म वस्तु को बेचेंगे वो एक जैसी ही वस्तु को बेचेंगे, उनका ही विक्रय होगा। तीसरी विशेषता क्या है, समान कीमत, यानी वस्तु की कीमत एक ही होगी। एक विक्रेता जिस वस्तु की जिस कीमत पर बेचेगा उसी कीमत पर ही दूसरा विक्रेता भी बेचेगा। इसका कारण ये होता है बच्चों, क्योंकि बाजार की पूर्ण जानकारी क्रेता और विक्रेता दोनों को होती है। इस बाजार की मुख्य विशेषता क्या होती है कि कीमत की जानकारी, वस्तु की जानकारी खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को होती है। तो पूर्ण जानकारी होने के कारण कोई भी विक्रेता वस्तु की कीमत में बदलाव या परिवर्तन नहीं कर सकता, एक ही कीमत पर वस्तु को बेच सकता है। उसके बाद फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, यानी इतनी ज्यादा इसमें फर्में होती हैं क्योंकि कंपटीशन होता है कि चाहे जितनी फर्में आ सकती हैं और चाहे जितनी फर्में इसमें जा सकती हैं, पूर्ण स्वतंत्रता होती है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। जब लाभ की स्थिति में बाजार होता है तो फर्में आ जाती हैं और जब हानि की स्थिति होती है तो फर्में बाहर भी निकल जाती हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं होता है। उसी प्रकार छठवीं विशेषता क्या है कि उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो साधन स्थिर हो। सातवीं विशेषता क्या है, फर्म कीमत स्वीकारक और उद्योग कीमत निर्धारक होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी फर्म केवल कीमत को स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि उद्योग पहले से ही कीमत का निर्धारण कर चुका है। तो उसी कीमत पर, जिस कीमत पर उद्योग ने वस्तु की कीमत को निर्धारित किया है, हर विक्रेता उसी ही कीमत पर वस्तु को बेचता है। आठवीं विशेषता क्या है, फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है और चूंकि कीमत फिक्स होती है, एक निश्चित कीमत होती है, इसीलिए इसका मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। और इसीलिए कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता वक्र में AR और MR यानी एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम और मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम दोनों एक ही रेखा पर होता है, यानी दोनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत निश्चित होती है। फिर इसकी नौवीं विशेषता क्या है, परिवहन लागतों का अभाव होता है। वो चूंकि इतने ज्यादा क्रेता होते हैं, इतने ज्यादा विक्रेता होते हैं, दुकानें फर्में इतनी ज्यादा होती हैं कि इतनी पास होती हैं कि साधनों को ले आने और ले जाने की वैसे तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अगर जरूरत पड़ती भी है तो उसकी कीमत नहीं लगती, यानी परिवहन लागत का अभाव पाया जाता है। और अंतिम विशेषता इसकी क्या होती है, दीर्घकाल में फर्म समान लाभ कमाता है। अन्य बाजारों की तरह इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी कोई भी फर्म जब एक निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचता है तो जब दीर्घकालीन ज्यादा समय में ही उसको एक सामान्य लाभ की प्राप्ति हो पाती है, क्योंकि यदि वो कीमत को बढ़ाता है तो मांग घट जाती है, तो वो कीमत को बढ़ा नहीं पाता, और कीमत को यदि कम करता है तो वो हानि की स्थिति में होता है। इसलिए कहते हैं कि दीर्घकाल में ही कोई फर्म अधिक से अधिक लाभ
प्राप्त कर पाता है। और यही एक व्यवसाय का, एक बाजार का मुख्य उद्देश्य होता है, अधिकतम लाभ कमाना। तो इसके लिए वो संतुलन की अवस्था को ढूंढता है। तो इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्न विशेषताएं जब पाई जाती है तभी उसको कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के साथ मुख्य प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार का बाजार यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार अपने वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करता है, यानी कोई उद्योग वस्तु की कीमत कहाँ निर्धारित करेगा, किस अधिकतम लाभ पर करेगा। तो इसके लिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण के लिए निम्न शर्तों का पालन करना होता है। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तभी कीमत का संतुलन स्थिति में निर्धारण किया जा सकता है। जैसे पहली शर्त क्या है, AR और MR में कोई अंतर नहीं होता। ये हमने आपको बताया कि औसत आगम और सीमांत आगम में कोई अंतर नहीं होता। इसका कारण क्या होता है कि पहले से ही इस बाजार में प्राइस फिक्स होती है। जैसे यहां आप देखिए, पहले से ही P फिक्स है, y अक्ष पर कीमत फिक्स है, इसलिए AR और MR बराबर होता है, एक ही समांतर रेखा पर निर्धारित होता है। उसके बाद दूसरी विशेषता क्या है कि विक्रेता एक ही मूल्य पर वस्तु को बेचता है, और यही कारण है कि मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। तीसरा, AR रेखा को मांग वक्र भी कहा जाता है, यानी ये जो रेखा होती है, जो औसत आगम वाली रेखा होती है, इसी को मांग वक्र भी कहते हैं। इसी रेखा पर विक्रेता वस्तु को ज्यादा भी बेच सकता है, कम भी बेच सकता है, लेकिन कीमत को घटा और बढ़ा नहीं सकता है। चौथा, लाभ को अधिकतम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी इस प्रतियोगिता बाजार में अधिकतम लाभ कमाने की स्थिति में कोई भी फर्म प्रयास करता है। पांचवा, लाभ TR का मतलब क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू, व TC यानी टोटल कॉस्ट के अंतर पर ही अधिकतम लाभ पाया जाता है। यानी टोटल आगम और टोटल लागत के बीच का जो अंतर होता है, इन दोनों को अगर घटा दीजिए, जितना हमने लगाया और जितना हमने प्राप्त किया, तो जो प्रॉफिट की स्थिति होगी वो हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद इसके लिए कि TR व TC के अंतर पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो, इसके लिए दो दशाओं का होना आवश्यक होता है। पहला, MR बराबर MC हो, यानी सीमांत रेवेन्यू आगम और सीमांत कॉस्ट ये दोनों बराबर हो। अगर इससे नीचे ऊपर होगा तो स्थिति असंतुलन की अवस्था में होगी। और दूसरी दशा क्या होती है, MC यानी मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे, यानी जब लागत कम होगी आगम ज्यादा होगा और उस बिंदु पर हम कीमत का निर्धारण करेंगे, तभी कोई फर्म लाभ की स्थिति में होगा। तो इस तरह से ये इसकी दशाएं होती हैं, ये इसकी शर्तें होती हैं, इसके आधार पर ही कोई फर्म वस्तु की कीमत या कोई उद्योग वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है। यदि इसी बात को हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करें तो इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर किया जा सकता है। यदि हम इस प्रकार ग्राफ के माध्यम से अब हम जानेंगे कि कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो बच्चों, हम आपको बता रहे थे कि एक ग्राफ के द्वारा कैसे हम समझ सकते हैं कि कोई भी फर्म वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करता है या कोई उद्योग किसी वस्तु का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार करता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि y अक्ष रेखा पर और x अक्ष रेखा पर, y पर हमने कीमत दिखाया और x अक्ष रेखा पर उत्पादन या बिक्री दिखाया। आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस पहले से ही निर्धारित होती है, यानी P बिंदु पर हमने
कीमत को निर्धारित किया और इस कीमत पर इतना उत्पादन बराबर उत्पादन हुआ, यानी इस कीमत पर इतनी बिक्री, उत्पादन की बिक्री हमने इस कीमत पर करी। और आपको पता है हमारी ये शर्त है कि AR बराबर MR होता है। और यहाँ तीसरी शर्त, जो मुख्य शर्त क्या थी कि MC रेखा, यानी ये रेखा AC रेखा को, औसत लागत को नीचे से काटेगी। यानी जब ये सीमांत लागत हमारी औसत लागत से कम होगी तभी E बिंदु पर, ये आप देख रहे हैं E बिंदु पर, यहां पर MC रेखा, AC रेखा और ARM रेखा, सारे बिंदु इस रेखा पर यहां पर मिल रहे हैं, एक दूसरे को सब काट रहे हैं। तो MC रेखा AC रेखा को नीचे से काट रही है, AR रेखा MR रेखा यहां बराबर है और कीमत निश्चित है, कीमत को हम न घटा सक रहे हैं न बढ़ा सक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन और कीमत, मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि इस E बिंदु पर, जहां शून्य लाभ बिंदु पाया जाता है, ऐसे बिंदु पर कोई भी उद्योग वस्तु की कीमत को निर्धारित करेगी। क्यों? क्योंकि इसी बिंदु पर यहां ही उसे दीर्घ काल में ही सामान्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि वो कीमत को बढ़ाती है तो फर्में बाहर जाने लगेंगी और हानि की स्थिति में हो जाएगा, उसकी वस्तु बिकेगी नहीं, मांग घट जाएगा। और अगर वो नीचे कर देता है कीमत को तो उसका सामान बर्बाद होगा, नष्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगी, वहीं पर वो किसी वस्तु का निर्धारण करेगा जिसमें अपनी वो सब सारी शर्तों को भी पूरा करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कीमत का निर्धारण E बिंदु पर कोई भी उद्योग करता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, परीक्षा में क्या है कि ये रेखाएं, जैसे ये रेखाओं के नाम नहीं दिए होते हैं, आपको ये नहीं दिया होगा, ये क्या है, ये नहीं दिया होगा, ऐसे नहीं दिया होता, और सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है, ये ग्राफ बना हुआ होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इन रेखाओं को बताइए कि ये रेखाएं क्या दर्शाती हैं। तो आपको, यदि आपने रेखा चित्र बनाया है, ग्राफ बनाया है, तो आप स्पष्ट कर पाएंगे कि ये रेखा AR बराबर MR रेखा कहलाती है, ये रेखा औसत रेखा कहलाती है, औसत लागत, और ये सीमांत लागत कहलाती है। और ये कोई भी बिंदु, ये बिंदु जो होती है P को यानी कीमत को और सप्लाई यानी पूर्ति को E बिंदु पर काट रहा है। तो कभी कभी इन रेखाओं का अंकन भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जो आपको बताना होता है। तो इसलिए ग्राफ में कौन सी रेखा क्या इंगित कर रही, क्या दर्शा रही, ये भी बताना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और आपको विशेष तौर से ये बता दें कि यूपी बोर्ड में अब ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से, इस पाठ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस ग्राफ का अभ्यास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बार बार आप इसका अभ्यास करिए। इसमें कोई जरूरत नहीं होती कि परीक्षा में आप स्केल का इस्तेमाल करें या पेंसिल का इस्तेमाल करें। आप फ्री हैंड से, जिस पेन से आप परीक्षा में उत्तर लिख रहे होते हैं, उसी पेन से ही आप फ्री हैंड से ही आप ग्राफ को बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम बना रहे थे, आप स्वतंत्र होकर बनाइए। इसमें कोई टेढ़े मेढ़े की कोई दिक्कत नहीं होती कि रेखाएं आपकी टेढ़ी हो गई या तिरछी हो गई। केवल आपका कॉन्सेप्ट या आपकी जो व्याख्या है वो क्लियर होनी चाहिए। इस प्रकार आज हमने आपको बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार की स्थिति क्या होती है, एक फर्म की स्थिति क्या होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और किस बिंदु पर अपने कीमत का निर्धारण करता है, इसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। जब ये सब चीजें पूरी हो जाती हैं तभी उसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। लेकिन बच्चों, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसी स्थिति आपको बाजार में देखने को मिलती है? जिन विशेषताओं को हमने आपको बताया, क्या वे विशेषताएं आपको बाजार में दिखती हैं? मेरे विचार से तो न समरूप वस्तुएं मिलती हैं, न समान कीमत मिलती है,
ना अन्य शर्तें इसकी पूरी होती हैं। तो इस तरह से अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट किया था कि ये एक काल्पनिक बाजार है, और यदि एक काल्पनिक बाजार है तो फिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं। प्रश्न उठता है मन में कि यदि ये काल्पनिक बाजार है, वास्तव में ये यथार्थ में ऐसा नहीं पाया जाता है, तो हम इसे क्यों पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये एक मोटिवेट करता है हमें बाजार के लिए। ये हमें बताता है कि एक आदर्श बाजार किस प्रकार का होना चाहिए, यानी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो बाजार एक अच्छी स्थिति में, एक आदर्शात्मक स्थिति में अपने को रख सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए हमें प्रेरित करता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बहुत संक्षेप में पढ़ा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की स्थिति क्या होती है, और ऐसे में एक फर्म का क्या क्या सिद्धांत होता है। इसके आगे हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि अल्पाधिकार बाजार या एकाधिकार बाजार या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। जब इसको और हम लोग ध्यान से स्पष्ट करेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति और भी स्पष्ट उभर के आएगी। तो आशा है बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास आपको करना होगा, इसकी मुख्य विशेषताएं आपको समझनी होंगी, ताकि आपके लिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की व्याख्या करना आपके लिए आसान हो जाए।